हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोगों को 25 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो सेशन काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक देखिएगा, कई सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, अभी इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ सेशन का शुरुआत करते हैं। कर चर्चा में रहा पाइका विद्रोह कब हुआ था। अब देखिएगा, पाइका विद्रोह जो है इतिहास में कभी हुआ था। अभी ये चर्चा में रहा है, क्यों चर्चा में रहा सब बताएंगे आपके इसके बारे में आपको। तो इसको पहले आपको बताना, ये विद्रोह जो है कब हुआ था। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, पाइका विद्रोह किस राज से संबंधित था, उसके बाद किस सन में हुआ था। तो हिस्ट्री के अंतर्गत आपका पूछा जाता है, लेकिन ये चर्चा में रहा, तो ये आपको जो पहले अब बता देते हैं। पहले इसको जानिए कि कहाँ कहाँ हुआ था, मतलब क्यों हुआ था, उसके बाद जो है किस सन में हुआ था। तो ये कब हुआ था, विकल्प आपके सामने है, आप लोग बताइए कब हुआ था पाइका विद्रोह। तो पाइका विद्रोह जो है 1817 में कब हुआ था दोस्तों। 1817 ईस्वी में जो है हुआ था। अभी क्यों चर्चा में है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्लास से जो है, 8th की क्लास से जो है, इसको जो है क्या किया गया है, हटा दिया गया है। इस कारण से जो है पाइका विद्रोह चर्चा में रहा। उड़ीसा वाले क्षेत्र में जो है ये हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बारे में देखते हैं। जो अब देखिएगा, ये चर्चा में है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। आपको मेन उद्देश्य क्या रखना है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो क्यों हटा दिया गया, क्या नहीं हटा दिया गया, वो तो मान लीजिए मुद्दा है। सही, ये बात सही है कि हाँ एक मुद्दा है, लेकिन आपको यहाँ अपने मुद्दे में से अपना क्वेश्चन निकालना है कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो क्यों ये जो है न्यूज में रहा है। तो इसके कारण से न्यूज में रहा, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछने का संभावना है। क्यों, क्योंकि जो है जानते हैं, पिछले कुछ वर्षों में इसी तरह से पूछता है। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, या कोई भी सब्जेक्ट हो गया जो ज्यादा करके न्यूज में रहता है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इतिहास से मान लीजिए क्वेश्चन इतिहास से पूछा जाएगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन न्यूज में रहा है, कहीं खनन हुआ है या ऐसे कुछ चीजें, तो उससे भी जो है पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स। एनसीईआरटी की नवीनतम कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक से जो है 1857 के पाइका विद्रोह को जो हटा दिया गया है। अब देखिएगा, निश्चित रूप से चर्चा इसके ऊपर होगा, उसके बाद इसका विरोध भी होगा, तो जिससे उड़ीसा में जो है राजनीतिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। उड़ीसा में इस समय जो है बीजेपी की सरकार है। इनके खिलाफ जो है जाकर के लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं, लोग जो है इसके खिलाफ जो है आवाज उठा रहे हैं। तो पाइका विद्रोह जो है, पाइका विद्रोह 1857 ईस्वी में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर जो है सशस्त्र विद्रोह हुआ था, और जिसका नेतृत्व जो है उड़ीसा में बख्शी जगबंधु ने किया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसका नेतृत्व कौन किया था, क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है कि इसका नेतृत्व कौन किया था, तो बख्शी जगबंधु ने इसका जो है नेतृत्व किया था। कहाँ, उड़ीसा में। अगर मुख्य क्षेत्र देखेंगे तो खुर्दा जिला है उड़ीसा में, वहीं इसका जो है मुख्य क्षेत्र था, वहीं इसका जो है कह सकते हैं ये विद्रोह हुआ था मुख्य रूप से। हालांकि तो और कई सारे क्षेत्रों में था, लेकिन मुख्य रूप से जो है ये खुर्दा क्षेत्र में उड़ीसा में हुआ था। तो विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, क्यों विद्रोह हुआ था 1817 ईस्वी में जो है, ये कौन सा, देखिएगा आपका 1857 का विद्रोह कब हुआ था, इसके बहुत बाद हुआ था, लगभग बहुत साल बाद, कईयों दशकों बाद हुआ था। लेकिन तो ये 1857 के बहुत पहले 1817 हो गया। 1857 से 1817, सोचिएगा इसके पहले ही जो है उड़ीसा में विद्रोह हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसका कारण क्या था, तो वंशानुगत भूमि का नुकसान। जो भूमि, जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान समय में भी होता है कि आपके पिता का जमीन जो है आपको हो जाता है, ट्रांसफर आपके होता है, उसी तरह से यहाँ क्या होगा, जो वंशानुगत भूमि था उसका सब नुकसान करने गए थे ब्रिटिश लोग। तो ब्रिटिश से जो है भूमि सुधारों ने पाइका लोगों को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि जो है अनुदान को समाप्त कर दिया था। तो देखिएगा, किसी को दिया जा रहा था अनुदान, अगर तो ये समाप्त कर देंगे तो निश्चित रूप से विरोध होगा उस जो है समुदाय के द्वारा। सांस्कृतिक विघटन, उड़ीसा राजत्व की अस्वीकृति और बहनों, ये देखिएगा, ये थोड़ा सा जो है गलत है। और बरुन्यई है, बरुन्यई, बरुन्यई किले का जो है विनाश। तो क्या हुआ था, उड़ीसा जो है, उड़ीसा का राजत्व उसका स्वीकृत कर दिया गया था, और बरुन्यई किले का जो है विनाश कर दिया गया था। इसके कारण से जो है ये इनका इस समुदाय से जो है
क्या था उसका नाता था, इसलिए जो है उसका जो है अच्छे संबंध थे, इसलिए उसका विरोध हुआ था। उसके बाद आर्थिक शोषण हुआ था। नई मुद्रा नीतियों और कर मांगों ने जो है स्थानीय लोगों को कुचल दिया था। तो इसके कारण से जो विरोध हुआ था। नमक एकाधिकार हुआ था। ब्रिटिश जो है नमक व्यापार ब्रिटिश नमक व्यापार ने पहाड़ी समुदाय की जो आजीविका को प्रतिबंधित कर दिया था। तो जो ब्रिटिश है वो नमक व्यापार करने लगे, तो जो है पहाड़ी क्षेत्र समुदाय जो थे वो आजीविका को उनको प्रतिबंधित कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो वही लोग करते थे, अब ये ब्रिटिश लोग करने लगे तो उनका व्यापार को भी नुकसान हुआ। किसान किराएदार संघर्ष हुआ। अनुपस्थित जैसे क्या अनुपस्थित बंगाली जमींदारों के बढ़ते दबाव ने जो है जनजातीय असंतोष को और बिगाड़ दिया था। तो किराए जो किसान होते हैं, किराएदार होते हैं या जमींदार होते हैं, उनके बीच क्या हुआ? संघर्ष हुआ था। नेतृत्व इसका कौन कहाँ हुआ था? तो खुर्दा के राजा के पूर्व सेनापति थे बख्शी जगबंधु, इनके नेतृत्व में हुआ था। तो देखिए खुर्दा जिला आपको बताया ना, तो खुर्दा के जो राजा थे उनका सेनापति था बख्शी जगबंधु, उन्हीं के नेतृत्व में जो हुआ था। भागीदारी जो है पैका, कौंद, किसान और आदिवासी समुदाय द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है इसमें कौन कौन भाग लिया था। और हमले जो है कहाँ कहाँ हुए थे? तो पुलिस स्टेशनों पर, कोषागारों पर और ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों को जो है निशाना बनाया गया था। इस जो है क्या पाइका विद्रोह में जो है पुलिस स्टेशनों पर हमला किया गया, कोषागारों पर हमला किया गया, ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों को जो है निशाना बना करके कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा जो है क्षति पहुंचाई जा सकती है ब्रिटिश लोगों को, ये निशाना बनाया गया था। तो ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट था आपका क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका न्यूज में है, पूछा जा सकता है। देखिएगा कोई भी विद्रोह होता है, जैसे 1857 के ही विद्रोह ले लेते हैं, तो विद्रोह का एक कारण नहीं होता है। विद्रोह के लिए जो है कई दिनों से जो है संघर्ष होता है। जैसे आप समझिए परिवार में अगर झगड़ा होता है, परिवार में अगर होता है विवाद, तो एक कभी एक बात को लेकर के नहीं होता है, कई सारे बात जो है पीछे चलती रहती है, कई सारे जो है दिमाग में चलता रहता है चीजें। फिर कई कोई बात ऐसा आ जाता है जिसपे आदमी बोल देता है, जब वो बोल देता है उस पे, तो उसके कारण से जो है पूरा पीछे वाला जो है पीछे वाला पूरा चीजें निकल के आती है। वैसे ही 1857 की गांधी जी क्रांति हुई, तो उसके पीछे जो है कई सारे कारण जो है थे जिम्मेदार, जिसपे अंग्रेज जो है ब्रिटिश जो है वो क्या कर रहे थे, कह सकते हैं भारतीयों का जो है शोषण कर रहे थे। तो क्या हुआ, वो 1857 की क्रांति में जो है कोई एक जो है ट्रिगरिंग पॉइंट हो गया, जिससे जो है ये विवाद अचानक उठ खड़ा हुआ। लेकिन ये जो है कोई एक इसका कारण नहीं कह सकते हैं। तो कोई भी विद्रोह होता है तो उसका एक कारण नहीं होता। जैसे यहाँ भी देखेंगे आप, 5 कारण आपको जो है गिना दिए कि क्यों क्यों कारण हो सकता है जिसके कारण से यहाँ के जो किसान थे, जनजातीय समुदाय था, ये सब जो है नाराज थे, तो इसके कारण से ये हुआ था। इसको ध्यान रखना। चलिए अगला देखते हैं। विश्व आईवीएफ जो है दिवस यानी वर्ल्ड आईवीएफ डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? आज जो है 25 जुलाई को हम लोग इस दिवस को मना रहे हैं। अब आईवीएफ क्या होता है? इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जो जिनको जो है जो महिलाएं हैं बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं, उनको जो है आईवीएफ टेक्निक के माध्यम से जो है क्या कराया जाता है, बच्चे को कंसीव कराया जाता है और वो बाद में जो है प्रेगनेंसी कंसीव करके जो है बच्चे को जन्म देती हैं। तो ये टेक्निक जो है बाद में खोजा गया था। बाद में क्या करें, 1890 के आसपास जो है खोजा गया था। इसके कारण से जो है जो इनके जन्म जो खोज करता है उनके याद में जो है यह दिवस मनाया जाता है। तो देखते हैं, यह दिन जो है 25 जुलाई 1978 को 1980 के दशक में 1978 को जो है दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन के जो है जन्म की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था, बच्ची का जन्म हुआ था, उन जो उसको बनाए थे लुइस ब्राउन, उनके जन्मदिन पर जो है ये टेक्निक जो है विकसित किए थे, उनके जन्मदिन की वर्षगांठ के रूप में जो है मनाया जाता है। तो इस दिन को जो है बांझपन यानी स्टेरिलिटी जो होता है उसके उपचार में आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से तकनीक के महत्व और सफलता को जो है याद दिलाया जाता है। तो इसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। और निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका जो है कई सारे लोग इसका लाभ लेते हैं, और ये कह लीजिए समाज के लिए या जो है एक पति पत्नी के रिश्तों के लिए बहुत अच्छा चीज है कि इससे जो है जिनके चाहे पुरुष हो, अगर मान लीजिए थोड़ा सा समस्या आ रही तो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है बच्चे को कंसीव कराया जाता है। फिर बाद में वो जो है
बच्चे को जन्म देती है माता। तो इसका थीम था सेलिब्रेटिंग होप एडवांसिंग साइंस, यानी आशा का जश्न विज्ञान की उन्नति। तो ये इससे देखिएगा विज्ञान एडवांस हो रहा है, विज्ञान, तो उससे क्या हो रहा है, होप आपका पैदा हो रहा है। तो इसीलिए इस आशा का जो है जश्न मनाना है और विज्ञान की उन्नति का भी जो है जश्न मनाना है। देखिए विज्ञान बहुत अच्छा चीज है, लेकिन विज्ञान सही दिशा में जाए तो ये अच्छा चीज है। मान लीजिए आप कितना भी अच्छा क्या बना लेते हैं, एटम बम मान लीजिए बना लेते हैं, सही चीज है, मान लीजिए जो चीज है वो सही है, लेकिन यही खराब कब हो जाता है, जब इसका मिसयूज होता है। अब मान लीजिए आप परमाणु बम बना लिए, न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर मिसाइल बना लिए और इसका जो है मिसयूज कर लीजिए। मान लीजिए पाकिस्तान जैसा देश जो गैर जिम्मेदारा देश कह सकते हैं, जिम्मेदाराना, ये देश न्यूक्लियर मिसाइल इसके पास है, न्यूक्लियर हथियार बना लिया। अब ये जो है कोई इससे थोड़ा सा भी जो है विवाद हुआ, तुरंत उसके ऊपर ये क्या किया, छोड़ दिया, न्यूक्लियर बम छोड़ दिया। अब यहाँ क्या हुआ, न्यूक्लियर बम बहुत अच्छा चीज है, लेकिन अब ये सोचिएगा जहाँ छोड़ेगा उसका उस क्षेत्र का जो है क्या स्थिति होगा। तो ये क्या हो गया, मानव जीवन के लिए खतरा हो गया। तो यही है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा चीज है, लेकिन उसका जो है मिसयूज करके तो गलत रास्ते पे जब ले जाता है तो दिक्कत वहां आती है। जैसे आप बच्चे को जो है प्रेगनेंसी के दौरान ही पता करके उनको मरवा देते हैं, कि अगर मान लीजिए उसमें गर्ल्स है तो उसको क्या करता है, मरवा दिया जाता है, बच्चे को जो है डिस्ट्रॉय करा दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, टेक्नोलॉजी का इसको मिसयूज कहते हैं। अगर वो जो है बॉय है तो उसको जो है चलने दिया जाता है प्रेगनेंसी को, नहीं तो क्या करता है, गर्ल्स अगर है तो उसको मरवा दिया जाता है। तो समस्या यहाँ आती है टेक्नोलॉजी का जब मिसयूज होने लगता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। आईवीएफ दिवस जो है 25 जुलाई को मनाया जाता है, और थीम भी बहुत महत्वपूर्ण है, सेलिब्रेटिंग होप होप एडवांसिंग साइंस। अभी देखिएगा ये कैसे काम करता है, तो ये आपके सामने है। ये जो है ये आप जो है देख लीजिएगा, एक का जो है जो महिला का जो है अंडाशय निकाला जाता है, और पुरुष का स्पर्म, इसको जो है क्या कराया जाता है, एक्यूमुलेशन कराया जाता है। फिर जो है इसको एक प्रोसेस के द्वारा जो है फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, और फिर ये जो है एम्ब्रायो का ट्रांसफर जो है गर्भाशय में कराया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये आपके लिए प्रोसेस जो है, प्रोसेस तो नहीं कहूंगा, लेकिन प्रोसेस भी आपके साइंस के अंदर जो है पूछा जाता है, ये भी है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, और ये दिवस भी याद रखना है। अगला है IUCN। अब इसके बारे में क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेशंस। तो यह है मतलब IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का मेजबानी किस शहर द्वारा किया जाएगा। तो अभी इसका जो है आयोजन होने वाला है, तो ये आपको बताना है, यानी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जो है उसका सम्मेलन किस देश में होने वाला है। सीधे से आपको बताना उसका सम्मेलन किस देश में होने वाला है। तो आपको बताना है इसके बारे में, क्वेश्चन विकल्प आपके सामने है। आप बताइए जो है इसका संरक्षण कब, इसका जो है सम्मेलन कब होने वाला है। तो कब होने वाला है, मतलब कहाँ होने वाला है और कब होने वाला है। तो अभी रिसेंटली ये होने वाला है। कहाँ, अबू धाबी में, पेरिस में, जिनेवा में, रोम में, कहाँ, तो ये जो है अबू धाबी में आपका होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेशंस, ये इसका जो है विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। अब देखिएगा कहाँ किया जाएगा, अबू धाबी। अबू धाबी कहाँ है, UAE में है। तो इसको ध्यान रखना है। इसका एक जो है प्रमुख एजेंडा क्या है, प्रकृति संरक्षण में आनुवंशिक उपकरणों के उपयोग पर जो है निर्णय लेना होगा। यह संरक्षण जो है विशेषज्ञों, नेताओं और निर्णयकर्ताओं का दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। तो क्या होगा, दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा, जिसमें विशेषज्ञ लोग, नेता लोग और निर्णयकर्ता लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इस जो है कांग्रेस होने वाला, सम्मेलन होने वाला है। तो यह जो कांग्रेस है, यह जो सम्मेलन है, अगले दशक के लिए जो है प्रकृति और जलवायु कार्यवाही है वैश्विक प्राथमिकताओं को आकार देने में मदद करती है, और यह जो है हर 4 साल में एक बार आयोजित की जाती है। सोचिए, अब अगले 4 साल बाद फिर इसका आयोजन होगा, तो इसलिए क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो IUCN का जो अभी विश्व संरक्षण कांग्रेस है उसका बैठक हुआ था, तो ये कितने वर्षों पे होता है, पहले क्वेश्चन हो गया, तो 4 वर्षों पे होता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है।
दूसरी नंबर कहाँ हुआ था, तो यूएई के जो है अबू धाबी में हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान रखना। तो दो क्वेश्चन यहाँ आपको बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अब जो है इस कांग्रेस के तीन भाग होते हैं। मंच पे जो है मंच होता है, एक प्रदर्शनी होता है और सदस्य सभा होता है। और यह जो है मंच संरक्षण, विज्ञान हो गया, नवाचार हो गया और अभ्यास को जो है साझा करने का एक सबसे बड़ा मंच है। तो इसको भी ध्यान रखना है। अब आईयूसीएन के बारे में देख लेते हैं। आईयूसीएन यानी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। आप रेड डाटा लिस्ट का नाम सुने होंगे। आईयूसीएन किसका नाम सुने होंगे दोस्तों? रेड डाटा लिस्ट के नाम सुने होंगे। रेड डाटा लिस्ट, इसके बारे में तो जरूर सुने होंगे। आईयूसीएन की स्टेटस क्या है? तो ये जो है आईयूसीएन द्वारा जो है ही जारी किया जाता है। क्या किसके द्वारा जारी किया जाता है? आईयूसीएन द्वारा ही जारी किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, ये जो आईयूसीएन का वो होता है सम्मेलन, कांग्रेस होता है, उसमें जो है संकटग्रस्त प्रजातियों की आईयूसीएन लाल सूची जो है जैविक प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति की जो है व्यापक सूची तैयार करता है और उसको जो है रिलीज करता है। तो इसमें क्या होता है, क्या संरक्षण प्रयासों और नीति को निर्देशित करने के लिए जो है महत्वपूर्ण उपाय के रूप में कार्य करता है। यानी आपका रेड डाटा जो लिस्ट है वो तैयार हो गया। रेड डाटा लिस्ट में जो है क्या होता है, जो प्रजातियां संकटग्रस्त हैं उनको जो है इस सूची में रखा जाता है। प्रजातियों में से उसमें क्या है, प्लांट्स और एनिमल दोनों को प्रजातियां रखा जाता है। तो आईयूसीएन जो है लिस्ट ये जारी करता है, रेड डाटा लिस्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था इस लिस्ट को कौन जारी करता है, तो आईयूसीएन का जारी करता है। इसकी स्थापना आप देख लीजिएगा, क्यों? क्योंकि न्यूज में रहा है। तो इसकी स्थापना जो है 1948 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1948 में हुआ था। ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है ग्लैंड। ग्लैंड एक शहर है, ग्लैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। क्या है? हेडक्वार्टर है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। करा चर्चा में रहा इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, यानी जो इथेनॉल को जो है पेट्रोल में ब्लेंड करने का यानी मिश्रित करने का जो कार्यक्रम है, उसके तहत भारत ने अभी हाल ही में कुछ उपलब्धि हासिल की है। यानी पेट्रोल में कितने परसेंट जो है इथेनॉल मिश्रण जो है लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो भारत का लक्ष्य जो था उसको जो है समय से 5 वर्ष पहले जो हासिल कर लिया है, जब से लॉन्च किया गया था। और इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2030 तक हम ये उपलब्धि हासिल करेंगे। लेकिन इस उपलब्धि को जो है 2025 में ही हासिल कर लिया गया है। तो निश्चित रूप से ये जो आपका इम्पोर्टेंट विषय हो जाता है, ये आपके जो है क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो कौन सा जो है, कब कितने परसेंट का जो हम लोग लक्ष्य हासिल कर लिए 2025 में, कि जो इथेनॉल को ब्लेंड करना है पेट्रोल में, तो ये हम लोग जो है 20% यानी 20% की जो उपलब्धि है उसको हासिल कर लिए हैं। कितने परसेंट की मित्रों? 20%। तो देखते हैं, भारत ने 2025 तक जो है पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो कि 2030 के मूल लक्ष्य से 5 वर्ष पहले है। ये चीज सेम आपको चीजें बता दी है और इसकी घोषणा भी पेट्रोलियम मंत्री ने कर दी है। तो इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम, पेट्रोल कार्यक्रम क्या है, तो इसको जानिए कि बहुत महत्वपूर्ण जो है आपका टर्म है। तो इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने, ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन को जो है कम करने के लिए पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिश्रित करना है। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए हम जीवाश्म ईंधन कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, पेट्रोल खर्च कर रहे हैं। पेट्रोल मान लीजिए हम 100 लीटर भराते हैं, कितना भराते हैं? 100 लीटर। 100 लीटर पूर्ण पेट्रोल जो है भराने में कितना पैसा लगेगा? मान लीजिए 100 रुपये के हिसाब से इसको जोड़ते हैं, तो 100 का गुणा कर लीजिए कितना हो गया। तो 100 लीटर पेट्रोल का दाम ये हो गया। अब मान लीजिए ये जो आपका इथेनॉल है, ये आपके जो है गन्ने से और जो है उसके जो बायो प्रोडक्ट्स होते हैं कई सारी चीजों का, उससे जो प्राप्त किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो है कई गन्ना का खेती होता ही है। अब मान लीजिए जो उसका उसका बचा हुआ बायो प्रोडक्ट्स है, उससे हम लोग इथेनॉल बना लेते हैं, या उसी से जो है इथेनॉल बना करके उसको पेट्रोल में जो है यूज कर लेंगे। तो सोचिए, अब मान लीजिए 100 लीटर पेट्रोल में 20 लीटर आपका जो 100 लीटर आपको पेट्रोल लेना था, उसमें 20 लीटर जो आपका क्या हो गया, इथेनॉल का मिश्रण हो गया। आपका पेट्रोल कितना लगा? 80 लीटर ही लगा। यानी जो 20 लीटर की अभी कमी आई,
कितना 20 लीटर की जो कमी आई, तो उससे सोचिए जीवाश्म ईंधन की बचत हुई कि नहीं हुई। और जो ऊर्जा था, जो हम लोग ज्यादा आत्मनिर्भर थे, अब कम हुए कि नहीं हुए। तो ये जो है लक्ष्य था सरकार का। क्या लक्ष्य था कि 2030 तक हम लोग जो है 20% एथेनॉल को जो है मिश्रित करके पेट्रोल को बेचेंगे। सरकार यानी अब 20% की एथेनॉल मिश्रित कर रही है। यानी अब सोचिएगा आप कि सरकार जो है 20% एथेनॉल मिश्रित करके इस समय बेच रही है आपको। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी जो आप पेट्रोल भरा रहे हैं अपने बाइक में या स्कूटी में या जो है फोर व्हीलर में, तो वो आपका मिश्रित जो है, लेकिन सरकार द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। इसमें जो है कोई ये नहीं है कि हाँ जो है ऐसा कोई गैर कानूनी कार्य है। तो इसको ध्यान रखना। 2003 में इसको शुरू किया गया था इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, मतलब इसको जो है लाने के लिए कि ऐसा किया जाता है। लेकिन 2014-15 के बाद इस पर जो है इसका विस्तार किया गया और इस पे ज्यादा फोकस किया जाने लगा। तो ये मंत्रालय कौन सा कार्य करता है? तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय कृषि मंत्रालय के समन्वय से मिल करके जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसको कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इसका मूल लक्ष्य जो है 2030 तक 20% सम्मिश्रण करना था, लेकिन हम लोग जो है 2025 में इस उपलब्धि को पा लिए हैं। जो ईंधन पर जो है राष्ट्रीय नीति आया था 2018, उसके तहत ये लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो हम लोग जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उससे पहले ही हम लोग इसको हासिल कर लिया। लक्ष्य इसका है, ये लक्ष्य आपका पहले बता रहे 5 वर्ष पहले ही पूरा कर लिया। अब इसको उद्देश्य क्या था इसको लाने के लिए? तो उद्देश्य था कच्चे तेल के आयात में जो है कमी ला करके विदेशी मुद्रा की जो है बचत करना है। आप जानते हो कच्चे तेल से हम लोग जो है आयात पर निर्भर करते हैं। हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है। तो इससे क्या होता है, कच्चे तेल की जो है आयात में कमी लाएगी और विदेशी मुद्रा है उसका बचत होगा। और जो अतिरिक्त गन्ना होता है और अनाज का उपयोग करके किसानों का समर्थन करना है। जैसे मान लीजिए आप गन्ने का भी आप जानते हो किसानों की समस्या क्या है। मील जो होता है गन्ने का, जहाँ गन्ना जो होता है, जहाँ गन्ना का जो पेराई होता है, वहां वो मिल जो है पैसा नहीं दे रहे किसानों को। अब जहाँ यहाँ इथेनॉल बनाया जाएगा, इथेनॉल बनाया जाएगा, तो निश्चित रूप से उससे जो क्या होगा, मिल को प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट जो होगा तो किसानों को प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। तो इससे क्या होगा, किसानों का भी लाभ उसमें बढ़ेगा। और गन्ना मिल जो है जो घाटे में चलती है वो भी अपने प्रॉफिट में रहेंगी। तो इससे कई सारे फायदे हैं। और जो अनाज का दुरुपयोग होता है, कहने का मतलब फेंक दिया जाता है इधर उधर, उससे जो है क्या होगा, उसका भी बचत होगा, उसका उपयोग हो जाएगा। जलवायु कार्रवाई के लिए जो स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना, उसके बाद घरेलू इथेनॉल उपयोग को जो बढ़ावा देना और ग्रामीण रोजगार सृजित करना। तो इसका ये उद्देश्य ध्यान रखना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था, इस एक चर्चा में था, इसलिए आपको पूरा बताया गया। अगला है चोला गंगम झील जो है हाल ही में चर्चा में रहा था, किस राज्य में स्थित है? तो अभी चर्चा में क्या है, क्यों है था बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताना है किस राज्य में है चोला गंगम झील। तो ये आपके तमिलनाडु में है।